नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। सिवनी में शुरू हुआ हाईटेक किसान सत्याग्रह है, जानिए क्यों एक दिन के उपवास पर बैठे हैं किसान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचा टिड्डी दल, खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान से घबराए किसान। नीति आयोग के सीईओ पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने साधा निशाना, कैसे किसान विरोधी हैं नीति आयोग की नीतियां। पिछले 17-18 दिन से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के किसान मक्के की एमएसपी को लेकर ऑनलाइन आंदोलन चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने आप में एक अनोखा आंदोलन है जो पहली बार ऑनलाइन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों के किसानों ने मिलकर इस ऑनलाइन सत्याग्रह का साथ दिया और सभी ने एक दिन का उपवास भी रखा। इस आंदोलन को जिले के ही युवा किसानों ने मिलकर शुरू किया है। इन्हीं में से एक युवा किसान गौरव जायसवाल से हमने बात की। उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या है इस आंदोलन को शुरू करने का मकसद। नमस्कार। किसान सत्याग्रह की तरफ से, किसान सत्याग्रह की पूरी टीम की तरफ से मैं गौरव जायसवाल आपको नमस्कार करता हूँ। साथियों, पिछले 17 दिनों से लगातार किसान सत्याग्रह के नाम से एक ऑनलाइन किसानों का आंदोलन हमारे कुछ साथियों के द्वारा शुरू किया गया। ये आंदोलन सिवनी जिले मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। सिवनी और छिंदवाड़ा ये जो दो जिले हैं, यहाँ मक्के का उत्पादन होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, लेकिन इस वक्त किसानों को मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये, लेकिन इस वक्त मंडी में मक्का 1000 रुपये 900 रुपये की कीमत में बिक रहा है। और इस बात को लेकर के किसानों ने तय किया कि वो आंदोलन करेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि कोरोना वायरस कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ज़मीन पर धरने प्रदर्शन नहीं हो सकते, रैलियां नहीं निकल सकती, किसी भी तरीके से लोग एकत्रित नहीं हो सकते, तो युवाओं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, मेरे जैसे, हमने तय किया कि हम सारे लोग मिल करके ऑनलाइन आंदोलन खड़ा करें। और पिछले 17 दिनों में इस आंदोलन को पूरे देश से बल्कि दुनिया के भी कुछ हिस्सों से बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन आया। मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स ने इस आंदोलन को अपने प्लेटफॉर्म्स पे जगह दी। बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने अलग अलग जगह से इस आंदोलन को समर्थन दिया। लाखों लोगों तक इस आंदोलन की पहुंच हुई। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे सरकारों तक, क्योंकि अब हमारी बात पहुंचने लगी है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार मक्का किसानों की इन मांगों को मानेगी और उन्हें अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा। हमने तय किया था कि सारे लोग मिलकर के एक दिन के लिए अन्न त्याग करेंगे, एक दिन का उपवास करेंगे, क्योंकि सत्याग्रह में सबसे आवश्यक है त्याग करना। और इसीलिए आज के अन्न त्याग का कॉल दिया गया था। आज हजारों लोगों ने, हमारे एक कॉल पे हजारों लोगों ने एक दिन का उपवास किया। पूरे दिन में अनगिनत नोटिफिकेशंस हमको आए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस जगह जगह से, देश के कोने कोने से हम कर रहे हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आंदोलन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर के बात को, उनकी आवाज़ को उठाया जा सके। वहीं जिले के एक और किसान शिवम बघेल ने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर और कारीगर मक्के की फसल में काफी घाटा झेल रहे हैं। नमस्कार, जय किसान। मैं शिवम बघेल, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के एक गांव फरासपानी का निवासी हूं। मैं खरीफ सीजन में मक्का की खेती करता हूं। मक्का का वर्तमान में जो एमएसपी है वो 1760 से बढ़ा के 1850 कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में मक्का की कीमत 900 से 1000 रुपये क्विंटल तक है। इससे किसान को एक क्विंटल में 850 से 950 रुपये तक का घाटा है। यदि इसी घाटे को हम 1 एकड़ के हिसाब से निकालें तो 1 एकड़ में औसतन मक्का का उत्पादन 18 क्विंटल तक होता है। तो 1 क्विंटल में अपन 850 रुपये का घाटा माने तो ये 18 क्विंटल में इसका घाटा 15,000 रुपये का हो जाता है। मतलब जिस किसान ने 1 एकड़ में मक्का की खेती किया तो उसका घाटा 15,000 रुपया एमएसपी न मिलने की वजह से हो रहा है। 2 एकड़ वाले किसान को 30,000,
5 एकड़ वाले किसान को 75,000, 10 एकड़ वाले किसान को 1,50,000 का घाटा हो रहा है। मैं 12 एकड़ में मक्का की खेती करता हूँ और इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा घाटा 1,80,000 तक पहुँचता है, जबकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की कोई भी योजना से मुझे इतनी राहत साल भर में नहीं दी जाती है जितनी मेरे से 6 महीने की फसल में लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से मेरे खाते में साल भर में 6,000 रुपये आते हैं, लेकिन मेरा घाटा देखा जाए तो मक्का अकेले में 6 महीना में 1,80,000 का हो रहा है। मेरे गांव का रकबा 1200 एकड़ का है, जिसमें से करीब 1,000 एकड़ में मक्का की खेती की जाती है, लेकिन 1 एकड़ में यदि 15,000 रुपये का घाटा है तो 1,000 एकड़ में ये घाटा 1,50,00,000 का हो जाता है। मतलब इतने रुपया मेरे गांव से लूट लिए जाते हैं, लेकिन इतनी राहत न किसी सांसद, विधायक या किसी सरकारी योजना से साल भर तो क्या 5 साल में भी मेरे गांव को नहीं दिया जाता है। यदि इसी कैलकुलेशन का घाटा हम जिला में निकालें तो मेरे सिवनी जिला में पिछले साल 4,35,000 एकड़ में मक्का की खेती हुई थी। इसको हम 4 लाख एकड़ भी माने तो यदि 1 एकड़ में 15,000 रुपये का घाटा है तो 4 लाख एकड़ में ये घाटा 600 करोड़ रुपया का होता है, यानी 6 अरब रुपया सिर्फ मक्का का MSP न मिलने से मेरे सिवनी जिला से लूट लिया जाता है। किसानों का नुकसान है। इसको सिर्फ हम किसान का नुकसान बस नहीं मानते हैं, ये तमाम मज़दूरों का नुकसान है, ये सिवनी जिला के सारे छोटे बड़े दुकानदारों का नुकसान है, ये सारे कारीगरों का नुकसान है और ये कहना चाहिए पूरी एक अर्थव्यवस्था का नुकसान है सिवनी जिला की। ये पूरा आर्थिक घाटा है। मध्य प्रदेश में हर साल मक्के की फसल का बम्पर उत्पादन होता है। बावजूद इसके किसान जो हैं वो समर्थन मूल्य में भी अपनी उपज को बेचने में असमर्थ हैं, कि हर साल विदेश से मक्के का आयात किया जाता है, जिसकी वजह से देश के अंदर किसानों को मक्के की उचित कीमत नहीं मिल पाती। तो वहीं जिले में कई ऐसे भी किसान हैं जिन्हें MSP है क्या, इसकी जानकारी तक नहीं है। देखिए ये वीडियो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका नाम? रविंद्र सिंह उइके। अच्छा, आप खेती करते हैं? हाँ जी, खेती करते। कितने एकड़ ज़मीन है आपके पास? 2 एकड़ ज़मीन है। उसमें आप क्या लगाते हैं खरीफ सीजन में? मक्का। अच्छा, मक्का बेच दिए आपने? हाँ जी। कितना मक्का हुआ था आपका इस साल? 30 कुंटल। 30 कुंटल बेच दिए जी। क्या भाव बेचे? 980 रुपये। 980 रुपया कुंटल? जी। अच्छा, कितने का हुआ टोटल आपका 30 कुंटल मक्का? 29,400 रुपये। 29,400 का टोटल हुआ जी। अच्छा, आपको मक्का का समर्थन मूल्य पता है कितना था? नहीं है जी। MSP क्या होता है आपको पता है? नहीं है जी। अच्छा, आप मजदूरी भी करते हैं? हाँ, साथ में मजदूरी भी करते हैं। आपके परिवार के बाकी लोग भी मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। अच्छा, साल भर में मजदूरी में कितना रुपया आ जाता है? 20-25 हज़ार रुपये। 20-25 हज़ार रुपये जी। ऐसे में बीते दिन प्रदेश में चला अन्नदाता के अन्नदान किसान सत्याग्रह का ही दूसरा चरण था, जिसके तहत देश भर में किसानों ने एक दिन के लिए अन्न त्याग किया। अब देखना ये है कि किसानों की ये मांगे सरकार तक पहुंच पाती हैं या फिर नहीं। पिछले कुछ समय से देश के कई राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फसलों को बर्बाद करके अब टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंच गया है। टिड्डियों ने ये हमला बीते रोज बुंदेलखंड के झांसी से होकर प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में किया। सूत्रों की माने तो इन टिड्डी दलों का झुंड लगभग 3 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है, जबकि 1 किलोमीटर लंबा है। किसानों की माने तो इस वक्त सब्जियों का सीजन है और खेतों में तैयार सब्जियों को इस वक्त टिड्डियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है, जबकि प्रशासन भी इनसे निपटने के लिए खेतों में रसायन का छिड़काव युद्ध स्तर पर कर रहा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार की माने तो अभी बड़ी फसल का सीजन नहीं है, जिससे किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं ताकि इससे निपटा जा सके। हाल ही में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने 10 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह की नीतियां केंद्र सरकार किसानों के लिए तैयार कर रही है,
जिसको लेकर किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। किसान भाइयों, जब खेत में भरी दोपहरी में, पाले में, सर्दी में, बरसात में आप खेत में मेहनत करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात होती है कि यदि हाड़ गोड़ तोड़ के, खून पसीना बहा के, सर्दी गर्मी ओले बरसात की परवाह किए बगैर मैं अपने खेतों में मेहनत कर लूं तो मुझे अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊंगा। लेकिन ये दिल्ली में बैठी हुई सरकारें जो हैं, जब तक उचित नीतियां आपके हक की नहीं बनाएंगी तब तक आप कितने ही हाड़ गोड़ तोड़ लो, कितनी मेहनत कर लो, आपके हाथ खाली के खाली रहेंगे, खाली। इसका एक उदाहरण, हमारे देश में एक नीति आयोग नाम की संस्था है जो नीतियां बनाती है। पहले उसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उसके जो सीईओ हैं यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो हैं अमिताभ कांत, जो पूर्व IAS हैं। अब इन्होंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है जिससे किस प्रकार के व्यक्ति नीतियां आपके लिए बना रहे हैं, उनकी सोच का पता चलता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लेख है, ये लेख है आज। ये अमिताभ कांत जी का फोटो है और ये जो लेख आप देख रहे हैं ये है। इसमें लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने, हिंदी में बता रहा हूं, काफ़ी सारे ऐसी सुधार किए हैं जिससे कि बहुत प्रॉस्पेरिटी यानी कि धन आएगा और विकास होगा, नया इंडिया बनेगा। इसमें एक पैराग्राफ पढ़ के मैं चौंक गया। इनका ये कहना है कि साहब हमने डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़े सुधार किए हैं और हमने नई कंपनियों के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है वो 15% कर दिया है और जो पुरानी कंपनियां हैं उनको 30% से घटा के 22% कर दिया है। और ये OECD देशों के एट पार हम ले आए हैं, बराबर हम ले आए हैं। OECD देश 36 देशों की एक संस्था है, 36 देशों का, उसमें 36 देश मेंबर हैं। जो नीतियां किस प्रकार की बन रही हैं पूरे विश्व में, और बड़े विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश उसमें शामिल हैं, वहाँ कैसी नीतियां बनाई जाती हैं उसका सबका आकलन OECD देशों के माध्यम से किया जाता है, इस संस्था के माध्यम से किया जाता है। तो इनका कहना ये है, ये जो है बड़े गर्व के साथ अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग, ये बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आज 10 जून को कि साहब हमने टैक्स स्ट्रक्चर इतना अच्छा रिफॉर्म किया है कि हम OECD देशों के बराबर ले आए। अब खबरें, कौन सी खबर कहाँ कैसे जोड़ी जाती है, इसका आप जो है खेल देखिए। अच्छी बात है साहब, आप ले आए। तो इस खबर को हमने जोड़ा टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस में 8 जून को ये छपी एक खबर है जिसमें बताया गया कि ये जो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपने कम किया है, इसकी वजह से इस साल, ये पिछले सितंबर में कम किया था, सितंबर 2019 में, इस साल इसकी वजह से लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए का टैक्स, हमारा इनकम टैक्स जो होता है कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स, वो घट गया है। इसका परिणाम ये हुआ। अच्छा साहब, अब आपने ये टैक्स कम क्यों किया था, पहले हम इस बात पे आते हैं। सितंबर में, यानी सितंबर 2019 में आपने यह कहते हुए इस टैक्स को कम किया था कि साहब हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनियों के ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो कम हो,
ताकि ये जो है इनके हाथ में कुछ पैसा ज़्यादा रहेगा तो ये निवेश करेंगी, ये निवेश करेंगी। अरे निवेश तो आदमी जब करेगा जब उसका माल बिक रहा हो। ये सोच आपकी कब थी? ये सोच आपकी थी सितंबर 2019 में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी क्षमता उपयोग का डाटा रिलीज करता है हर क्वार्टर में, हर तिमाही में। यानी कि आपके कारखाने, आपके फैक्ट्रियां कितनी क्षमता पर काम कर रहे हैं, ये डाटा रिलीज किया जाता है। जब इन्होंने ये टैक्स कम किया सितंबर 2019 में, उस क्वार्टर में हमारे देश में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 69% था और दिसंबर में घट के 68.6% हो गया दिसंबर की तिमाही में 2019 में। अब खेल समझिए, इसका अर्थ ये है कि यदि किसी कंपनी की 100 गाड़ी बनाने की क्षमता है तो वो 68 गाड़ी 69 गाड़ी ही बना रहा था जिस वक्त इन्होंने ये कहा कि टैक्स कम कर दो ताकि ये और ज़्यादा बड़ा प्लांट लगाएं। ये नीति निर्धारक हैं हमारे। मतलब अगर व्यक्ति की गाड़ियां नहीं बिक रही हैं और 100 में से जो गाड़ी बना सकता है वो 68 ही गाड़ी उसकी बिक रही हैं, तो वो और प्लांट और फैक्ट्री क्यों लगाएगा? इस तरह के नीति निर्धारक आपके लिए जो है देश में बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी बात की तस्दीक करते हुए कल यानी 9 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां ये अमिताभ कांत जी ने आज लिखा है लेख, उसी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज पर ये लेख 8 स्टेप्स टू रिवाइव इकोनॉमी ये छपा है। ये रितेश कुमार सिंह का आर्टिकल है और ये हैं CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंडोनॉमिक्स कंसल्टिंग के। इन्होंने उसी बात को उठाया है कि जो आपने कॉरपोरेट का टैक्स कम किया था, वास्तव में उसकी वजह से कोई भी निवेश नहीं बढ़ा और निवेश बढ़ना भी नहीं था। जब मैं जितनी गाड़ियां बना सकता हूं उतनी बना ही नहीं पा रहा तो मैं नया प्लांट किस वजह से लगाऊंगा? और ये सितंबर में ही ये नीति आयोग वालों को भी मालूम था, सरकार को भी मालूम था कि और निवेश अभी ये नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट ये नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इस टैक्स को घटा दिया गया और 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है चपत सरकार को लग गई। इन्होंने 8 बिंदु जो बताए हैं रितेश कुमार सिंह ने अपने आर्टिकल में, इसमें 7वां बिंदु ये कहा है कि हमें जो ये कॉरपोरेट टैक्स हमने कम किया था इसको हमें रिवर्स कर देना चाहिए, यानी उस नीति को हटा देना चाहिए। यानी टैक्स जो 22% कर दिया था उसको पुनः 30% कर देना चाहिए, क्योंकि किसी हालत में भी कॉरपोरेट वाले अभी जो है नया निवेश, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। तो ये बात, इस बात की भी तस्दीक हो जाती है। अब ये सारी बातें किसानों से इसका क्या मतलब है? पुनः इस पे आते हैं जो आज अमिताभ कांत ने जिक्र किया है OECD देशों का। इनका कहना है कि OECD देशों के बराबर हमने जो है कंपनियों को टैक्स रेट दे दिया है। अब OECD देश, आपने कंपनियों को तो आदरणीय अमिताभ कांत जी सोच लिया, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कृषि की नीतियां भी आती हैं। कृषि के लिए आपने क्यों नहीं सोचा कि आप OECD देशों से कृषि में क्यों मुकाबला नहीं करेंगे? इस विषय में इंडियन एक्सप्रेस में 19 फरवरी 2019 को अशोक गुलाटी जी, जो एक प्रमुख एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और ICRIER के जो है इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं, इनका ये लेख छपा है। इन्होंने ये कहा है कि OECD देश, ये OECD का ग्राफ है, ये OECD देश जो है अपने यहाँ पर, और ये चीन अपने यहाँ पर किसानों को कितनी हर साल मदद देता है। इसको जब लेख को अंदर पढ़ो तो इसमें बताया गया है कि चीन अपने देश के किसानों को प्रति वर्ष $232 बिलियन की मदद देता है और OECD देश
औसतन 235 बिलियन डॉलर की मदद अपने किसानों को देते हैं। ये 2016-17 का आंकड़ा है प्रति वर्ष। अब ये रकम कितनी बड़ी हुई? ये 232 बिलियन डॉलर यदि $75 के हिसाब से आज के रेट में माने लगभग, तो ये 17, साढ़े 17, 18 लाख करोड़ रुपया बनता है। तो मेरा प्रश्न, अमिताभ कांत जी, आप मुझे ये बताएं कि आप कंपनियों के लिए तो OECD देशों से मुकाबला करते हैं कि OECD देशों के बराबर हमने टैक्स नीतियां बना दी, तो OECD देशों के बराबर किसान को मदद आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप घोषणा करते हैं कि 17-18 लाख करोड़ रुपए की मदद हम प्रतिवर्ष किसान की करेंगे? हमने केवल ये कहा था कि PM किसान की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके आप 24,000 रुपये करिए। अगर आप इसको कर देते हैं और कल को इसमें अभी तो लगभग 9.5 करोड़ के आसपास किसान इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, ये लगभग 12, साढ़े 12 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचेगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। तो यदि ये किसान हो भी जाते हैं तो लगभग आपका जो है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का बजट इसमें बनेगा। अरे आप 3 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों को नहीं दे सकते? तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहिए और आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।